मध्यपूरब में तनाव बढ़ रहा है और कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन सोना नीचे आ रहा है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर भागते हैं और कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है और बाजार को डर है कि अगर कच्चा तेल लगातार महंगा होता रहा तो महंगाई फिर बढ़ सकती है और ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने के बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर बनाए रख सकते हैं और यही वजह है कि सोने पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। डॉलर भी लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है, जिससे सोने की कीमतों पर और असर पड़ रहा है। अब बाजार की निगाह अमेरिका के सीपीआई डेटा और फेड चेयरमैन केविन वॉश के बयान पर टिकी हुई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मनोज जैन जी। आप पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। मनोज जी, आप डायरेक्टर हैं, रिसर्च हेड है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों का भी सोने और चांदी या कच्चे तेल या बेस मेटल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आप ही के बिहाफ पर सबसे पहले हम ही मनोज जी से जान लेते हैं कि मनोज जी, इस समय जो जंग की स्थितियां एक बार फिर से गहराती दिखाई दे रही हैं, ऐसे में क्या लग रहा है अब मार्केट कहां जाता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली सोने और चांदी का? लगातार एक रेंज में बाजार, आज हल्की गिरावट फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि $4000 का लेवल इस हफ्ते टूटता हुआ दिखाई दे सकता है? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमने ओवर द वीकेंड फिर एक बार यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए देखा है और उसी के फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे सोने और चांदी में फिर एक बार दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि कच्चा तेल फिर एक बार ऊपर आता हुआ नजर आया और जिसके चलते डॉलर इंडेक्स और जो बॉन्ड की दरें हैं यूएस की, वो मजबूती दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं यह फिर एक बार चिंता का विषय है कि फेड यहाँ पे आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में दबाव है। लेकिन अभी भी वहां पे जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है सोने में, वो मजबूत बनी हुई है। जून मंथ में हमने देखा कि जो निवेशक है वो ईटीएफ में फिर से एक बार जो है निवेश के लिए लौटते हुए नजर आए, तो उसके चलते निचले स्तरों पर सपोर्ट भी है। हमारा मानना है कि सोना अभी भी यहाँ पे एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा और इस सप्ताह की जो रेंज है वो नीचे में 3910 और ऊपर में $4260, ये अभी भी रेंज जो है वो बनी रह सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,39,000 और ऊपर में 1,46,000, ये रेंज में ही सोना कारोबार करता हुआ नजर आएगा जब तक यूएस और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सेटल नहीं होते हैं। बड़ा ट्रिगर यहाँ पे सोने और चांदी को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। चांदी भी हमारा मानना है कि 54.40 से $62 का जो रेंज बना हुआ है वो रेंज अभी भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में 2,10,000 से 2,31,000 का जो रेंज है वो इस सप्ताह भी चांदी में बना रह सकता है। ओके, तो मनोज जी, इस हफ्ते जो सीपीआई का आंकड़ा आना है वो क्या लगता है कि किस हद तक सोने और चांदी की दिशा को तय कर सकेगा? देखिए, यहाँ पे जो सीपीआई के नंबर्स है वो देखा जाए तो जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी तो उसके चलते सीपीआई में थोड़ी गिरावट यहाँ पे इस सप्ताह जो है वो देखने को मिल सकती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोने और चांदी के लिए सपोर्टिव भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर तनाव यूएस और ईरान के बीच में जारी रहता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा, तो उसके चलते आने वाले समय में फिर एक बार महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। तो वो चिंता मार्केट को जरूर रहेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर सोने और चांदी की कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते, हमारा मानना है कि एक दायरा बना रहेगा और ऊपर की तरफ सोने और चांदी में रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हुए चलना चाहिए। और मनोज जी, टेक्निकली अगर देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं अब गोल्ड में खरीदारी करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये गिरावट एक मौका है? क्या लगता है कि $4000 के आसपास अगर मिले तो वहां पर एक रणनीति ले लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग की, या थोड़ा वेट करना चाहिए अभी भी? देखिए, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको बिल्कुल इस गिरावट में स्ट्रिगर्ड वे में एसआईपी के रूप में वहां पे निवेश अपना जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा चलने वाले नहीं है और अगर चलते भी हैं तो कहीं ना कहीं
मार्केट जो है उसको फिर एक समय के बाद डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा। जैसे हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो लगातार लगभग 4 साल से जारी है और मार्केट अब उसको यहाँ पे डिस्काउंट कर चुका है। तो यही जो हालात है वो इस यूएस और ईरान वॉर के भी एक समय के बाद होंगे। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको बिल्कुल गिरावट में एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। ट्रेडर्स को जरूर यहाँ पे अभी थोड़ा जो है बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट फिर से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो वहां पे निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है 1,40,000 से 39,000 की रेंज में। लेकिन ट्रेडर्स को यहाँ पे जो है बाइंग से दूरी बनाने की सलाह रहेगी। लेकिन निवेशक इस गिरावट में एसआईपी के रूप में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मनोज जी, कच्चा तेल $80 की तरफ बढ़ चला है। अगर ब्रेंट की बात करें तो हो सकता है कि अभी $80 के लेवल्स दिखाई दे जाएं और WTI भी $75 के करीब कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अब जिस तरीके से तनाव बढ़ा है और होर्मुज को एक बार फिर से बंद होने का खतरा जो दिखाई दे रहा है, कई खबरें तो ऐसे भी आ रही हैं कि होर्मुज पर एक बार सप्लाई को रोक दिया गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अगर ये तनाव और बढ़ गया तो फिर कच्चा तेल कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? देखिए, कच्चा तेल मेरा मानना है कि $68 इसके लिए काफी मुख्य सपोर्ट है। गत सप्ताह भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि $68 इसका सपोर्ट होल्ड रहेगा। कीमतें ग्रेजुअली 76 और $81 की ओर जाएगी। लास्ट वीक हमने 76 के स्तर टेस्ट होते हुए देखे थे और वहां से कुछ मुनाफा वसूली आई थी। लेकिन मार्केट $68 के जो अपने सपोर्ट लेवल है उसको लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है। 76 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है WTI के लिए। मार्केट अगर वो लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो $81 तक की एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है बनती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 7,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है कच्चे तेल के लिए और मार्केट अगर वो लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो वहां पे 7550 से 7600 तक के स्तर एक बार मार्केट जो है वो दिखा सकता है। तो अगर यहाँ कोई भी डिप आता है 7,000 के आसपास तो उसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 6,840 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 7,300 का लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए रखा जा सकता है। मनोज जी, यहाँ से लगता है कि $80 से $90 का जो है वो प्रति बैरल की तरफ कच्चा तेल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर $90 तक जाता है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जब भी कच्चा तेल वहां पे मजबूत होता है तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम हमारी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। और आज ही के सत्र में हमने देखा कि जब कच्चे तेल में 5% की बढ़त आई तो रूपी यहाँ पे लगभग आधा से 4% जो है डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया डॉलर के सामने। तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों में जब जब भी बढ़त आती है तो वो भारत की इकोनॉमी के लिए और रूपी के लिए नकारात्मक होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम यहाँ इमीडिएट पड़ते हुए देखते भी हैं। लेकिन अभी ऐसा संकेत नहीं है कि $90 तक मार्केट फिर एक बार पहुंचता हुआ नजर आए। $81 तक की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे WTI के लिए है। उस लिहाज से ब्रेंट की कीमतें $84-85 तक वहां पे जा सकती है। और अगर मनोज जी ये संकट लगता है कि क्या सिर्फ तेल तक ही सीमित रहेगा या फिर इसके चलते खाद, फर्टिलाइजर और फिर देखा जाए तो एडिबल ऑयल और अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर भी इसका असर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वापस से पूरी तरह से बंद होता है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट सारी चीजों पर पड़ता है, स्पेशली फर्टिलाइजर, क्योंकि हम खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में वहां इंपोर्ट करते हैं और जो खाने के तेल है वो भी महंगे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काफी सारी जो कंट्रीज है वो अपने बायोफ्यूल मैंडेट के चलते जो है, चाहे वो पाम हो या सोयाबीन हो, उसको वहां पे बायोफ्यूल में देती है। तो उसके चलते खाने के तेलों पे भी जो है इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो अगर संकट यहाँ पे बढ़ता है, जैसा कि हमने मार्च और अप्रैल मंथ में देखा था, अगर ऐसी स्थिति फिर से एक बार निर्मित होती है तो निश्चित रूप से वो वहां पे जो है न सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए बल्कि खाने के तेलों के लिए भी एक संकट पैदा कर सकती है। ओके मनोज जी, जैसा कि हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे नेचुरल गैस को लेकर और आपने कहा था कि $3 का स्तर जो है वो काफी अहम रहेगा और आज हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में वो लेवल जो है वो ब्रेक हो गया और 1 से 1.25% की गिरावट जो है नेचुरल गैस में आ चुकी है। तो यहाँ पर इस कोमोडिटी के अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है? देखिए, नेचुरल गैस में $3 इंटरनेशनल मार्केट में और 288 भारतीय बाजारों में काफी समय से जो सपोर्ट से वो बने हुए थे और मार्केट उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन पिछले सप्ताह हमने वो लेवल के नीचे क्लोजिंग आते हुए देखी। तो मेरा मानना है कि अब जब तक मार्केट $3 इंटरनेशनल मार्केट में और 288 भारतीय बाजारों में इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन नहीं होता, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन से दूरी बनाना चाहिए। इनफैक्ट अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो 288 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के
उसमें बना रहा जा सकता है। नीचे में 272 जो है भारतीय बाजारों में एक बार नेचुरल गैस दिखा सकता है, तो वो लेवल के आसपास शॉर्ट में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और मनोज जी, बेस मेटल में क्या लग रहा है इस हफ्ते? आपने कहा था कि कॉपर और निकल एक अच्छे आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस समय क्या लग रहा है, वही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहेगी? देखिए, निकल में हमने देखा कि यहाँ पे एक स्पाइक आया था पिछले सप्ताह, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हुई और फिर एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। निकल की एक्सपायरी भी है यहाँ पे इस सप्ताह, इसलिए यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन तनाव बढ़ा है तो उसके चलते कॉपर के बजाय हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम जो है ज्यादा बेहतर रह सकता है इस सप्ताह के लिहाज से, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसका सपोर्ट एल्यूमिनियम की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो एल्यूमिनियम में 340 से 338 की रेंज में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, 334 के स्टॉप लॉस से, और वहां पे लक्ष्य 348 तक के रखे जा सकते हैं। और मनोज जी, रुपए की चाल कैसी देख रहे हो आप इस हफ्ते? क्या लगता है, रुपया यहाँ से और वीक होता हुआ दिखाई देगा या फिर वापस से स्ट्रेंथ लेगा? देखिए, रुपये में यहाँ पे 95.20 से 96.35 का एक रेंज बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने तनाव के बाद जो भारत के जो शेयर बाजार है वो यहाँ पे जो है एक स्थिरता दिखा रहे हैं। एफआईज का निवेश फिर एक बार भारतीय बाजारों में लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रुपये में बहुत ज्यादा वीकनेस की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, और जो रेंज है 95.20 से 96.35 वो इस सप्ताह बनी रह सकती है। अगर यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर 96.35 तक आता है तो वहां पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ओके मनोज जी, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात करी थी, आपने हल्दी को लेकर कहा था कि 19,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन अगस्त वायदा में 5% के आसपास की तेजी जो है वो बाजार दिख रहे हैं, यानी कि ऊपरी सर्किट लग चुका है, तो और 20,000 का लेवल एक बार टच हो गया। तो ऐसे में क्या लग रहा है, हल्दी में एकदम से इतनी तेजी जो बनती हुई दिखाई दे रही है, ये कब तक रह सकती है और ऊपर के लेवल्स अब क्या आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मेरा मानना है कि फंडामेंटल इस कमोडिटी के मजबूत थे, और हमने एक बड़ा ब्रेकआउट कीमतों में आते हुए देखा था, और उसके बाद 20,000 के जो स्तर है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो मार्केट ने टेस्ट किया है। तो बेहतर होगा कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार यहाँ पे इस लेवल के आसपास मुनाफा वसूली करें। अगर फिर से डीप आते हैं, अगर 19,100 से 18,500 की रेंज आती है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी, और इनफैक्ट अगर निचले स्तरों पर बाइंग की पोजीशन ली है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा मुनाफा जो है वो लेने की सलाह रहेगी। काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, और 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है मार्केट के लिए, तो यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली इस कॉन्ट्रैक्ट में अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। और मनोज जी, धनिया भी आज लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 1.5% की गिरावट, 280 अंकों के आसपास गिर चुका है। तो क्या ये गिरावट और आज के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, धनिया में भी हमने साफ तौर पर कहा था, जब 16,000 के आसपास कीमतें थी तो वहां एक बार मुनाफा वसूली की सलाह दी थी। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें एक बार 14,700 जो इसका सपोर्ट लेवल है वहां तक जो है रिट्रेस हो सकती है, तो थोड़ी और अभी यहाँ पे गिरावट की संभावना नजर आती है मार्केट में। तो अभी भी अगर बाइंग की पोजीशन लेनी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 15,000 से 14,700 की रेंज मिलती है तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है, थोड़े और डिप का वेट करें, 15,000 से 14,700 की रेंज में बाय करें, और वहां पे फिर जो स्टॉप लॉस है वो 14,100 के नीचे का रखें। ऊपर में 16,500 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा बाइंग से बचने की सलाह है। ओके मनोज जी, ग्वार को लेकर क्या व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है? लगातार बाइंग में रही है कमोडिटी, लेकिन आज हल्की सी गिरावट जरूर दिखा रही है, लेकिन 6300 के पार निकल चुकी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगले लेवल्स जो है वो क्या हो सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में? देखिए, ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6,220 एक रेजिस्टेंस था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और हमने उसके ऊपर एक वीकली क्लोज जो है गत हफ्ता आते हुए देखा, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है ग्वार सीड का। अभी मेरा मानना है कि 6,220 के आसपास वापिस से कीमतें आती है अगस्त वायदा, तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए 6,100 के नीचे के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 6,440 के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी ऊपरी स्तरों पर एक रेजिस्टेंस था जो कि हमने 12,200 का था, और उसके ऊपर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी थी गत सप्ताह। तो ग्वारगम में भी यहाँ पे 12,200 250 की अगर रेंज आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए 11,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से।
और ऊपर में यहाँ पे 12,750 और 13,000 तक के लक्ष्य इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए और एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और सोने चांदी और कच्चे तेल के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए ये स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। तो आपने सुना मनोज जी को, जो लेवल्स मनोज जी के द्वारा बताए गए तकरीबन पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, तो वो लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। और इस हफ्ते अब जो मनोज जी ने रणनीति सुझाई है उसी रणनीति के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप किसी कमोडिटी में फंस चुके हैं या कोई नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अगर एक्सपर्ट्स की सलाह चाहते हैं तो आप हर रोज 11 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब पर। आपका भी अगर कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके की कमोडिटी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे फ्यूचर वायदा हो, अगर आप उसमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से उनकी सजेशन ले सकते हैं।